Hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights again। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल स्कैंडल जो कि है डीएचएफएल स्कैंडल। डीएचएफएल स्कैंडल, ठीक है, एक टाइम पे ये वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हुआ करती थी। ठीक है, which was serving almost millions of families across the nation, but within just few years it collapsed badly। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल हुआ जिसमें आप देखोगे प्रॉपर कॉरपोरेट कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जिसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग जिसकी हेल्प से इस पूरे फ्रॉड को डिटेक्ट करा गया और उस पर एक्शन लिया गया। ठीक है, सो आई होप you all are doing really well। I welcome you all to the Equity Insights। Now let's deep dive into the topic। So the rise of DHFL। तो जो कंपनी थी, it was founded in 1984 by two brothers, कपिल वाधवा एंड धीरज वाधवा। ठीक है, DHFL स्टार्ट हुआ था विद अ वेरी सिंपल बट पावरफुल मिशन। इनका मिशन ये था कि हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे टू मिडिल एंड लोअर इनकम फैमिलीज। ठीक है, ऐसी फैमिलीज जो ऑफन ओवरलुक की जाती हैं बाय ट्रेडिशनल बैंक्स, जो सरकारी बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। ठीक है, वो मिडिल क्लास या गरीब लोग या फिर जिनकी इनकम कम है बेसिकली उनको लोन देना उतना फिजिबल नहीं समझते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट प्लेयर्स जो इजिली लोन प्रोवाइड कर देते हैं। एंड दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ नॉट समथिंग, यू नो, इट इज़ अ फैक्ट। ठीक है, तो द कंपनी स्ट्रेटजी वॉज ब्रिलियंट इन इट्स सिंप्लिसिटी। ठीक है, इनकी स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया थी। क्या स्ट्रेटजी थी? स्ट्रेटजी ये थी कि जहाँ पे मेजर बैंक्स जो गवर्नमेंट बैंक्स थे या फिर अदर प्राइवेट बैंक्स ऑल्सो जो फोकस करते थे अर्बन सेंटर्स एंड हायर इनकम कस्टमर्स को, वहीं पे डीएचएफएल ने आइडेंटिफाई किया एंड मैसिव अनटैप्ड मार्केट। ठीक है, जो कि था लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज, उनको टैप करा। अनटैप्ड था, टोटली अनटैप्ड मार्केट था। इनको फोकस किया, टारगेट किया और अपना काम चालू कर दिया। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इसके पीक की, तो बाई द मिड ऑफ 2010s, 2010 के बीच तक, जब 2010 हाफ निकल चुका था तब तक डीएचएफएल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ठीक है, ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था फ्रॉम अ रीजनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू अ फाइनेंशियल पावर हाउस। द कंपनी वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड इन कॉरपोरेट सर्कल्स। कॉरपोरेट में इसकी बातें होने लग गई थी। ठीक है, फ्रिक्वेंटली फीचर्ड इन बिजनेस पब्लिकेशंस, मैगजीन्स, एंड इट वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। थोड़ा सा नंबर अगर आप देखोगे तो बाई मिड ऑफ 2010s इनका जो लोन बुक साइज था वो ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस करोड़ टच कर चुका था। ठीक है, अगर मार्केट पोजिशनिंग की आप बात करोगे तो DHFL बिकम टॉप 3 इन मार्केट। ठीक है, एंड इनकी ऑलमोस्ट 200 प्लस ब्रांचेस हो चुकी थी बाई मिड ऑफ 2010। मिड ऑफ 2010, ठीक है, तो इट वॉज ग्रोइंग लाइक अ हेल, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था। ठीक है, एवरीथिंग वॉज लुकिंग सो गुड, बट देन द बिगनिंग ऑफ ट्रबल, यहाँ से इनके ट्रबल का शुरुआत हुआ। एवरीथिंग चेंज्ड इन 2018-2019। ठीक है, व्हाट हैड सीम्ड लाइक सस्टेनेबल ग्रोथ सडनली रिवेल्ड इटसेल्फ एज अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इनके इनकी मैनेजमेंट ही पूरी की पूरी करप्ट थी। द कोलैप्स ऑफ अनदर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर finance company, ILFS, sent shockwaves through India's non-banking financial sector and exposed the vulnerability in companies that had grown too fast।
हुआ क्या था 2018-19 में, 2018-19 ये वो साल था जब आईएलएफएस एक जो फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, उसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। ठीक, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करी थी। तो सिमिलरली एक फ्रॉड जो है वो और सामने आया, और वो फ्रॉड कोई और नहीं बल्कि डीएचएफएल का था। हुआ क्या था, राइजिंग एनपीएज। अब एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बिगेन इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली एज लोन्स स्टार्टेड डिफॉल्टिंग एट अनप्रेसिडेंटेड रेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एनपीए होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, तो बहुत ही आसान भाषा में आप समझना। मान लो ये है डीएचएफएल, ठीक है, डीएचएफएल। अब जैसा कि डीएचएफएल का बिजनेस मॉडल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि मिडिल क्लास मिडिल क्लास लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे, हाउसिंग लोन बेसिकली प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अब मान लो डीएचएफएल ने किसी ऐसी एक फैमिली को 20 लाख रुपीज़ लोन दे दिया टू मेक अ हाउस। ठीक है, बट वो फैमिली जो है अब वो पैसे वापस नहीं कर पा रही है टू डीएचएफएल। ठीक है, बहुत कोशिश कर लिया डीएचएफएल ने, बट ये पैसे वापस नहीं कर पा रहा है। तो होगा क्या कि ये जो 20 लाख का लोन है, दिस विल डिक्लेयर्ड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, इसको बैड लोन्स भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हुआ, पहला तो राइजिंग एनपीएस बढ़ने लग गए इनके। दूसरी जो दिक्कत आई वो लिक्विडिटी क्राइसिस की आ गई। क्यों? क्योंकि आईएलएफएस एक सेम कह सकते हो आप क्लास का बिजनेस था, ठीक है, जो कि कोलैप्स हुआ था। तो जो लेंडर थे जो इनको लोन प्रोवाइड कर रहे थे टू रन देयर बिजनेसेस, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए एंड दे स्टॉप्ड फंडिंग एनबीएफसीज। बेसिकली जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं उनको फंड करना बंद कर दिया लेंडर्स ने। वो थोड़े से कॉशियस हो गए कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में आईएलएफएस का काम तमाम हो चुका था। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि कैश क्रंच क्रिएट हो गया मार्केट में। ठीक है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने लग गई। तो दूसरा ट्रबल ये हुआ इनका, लिक्विडिटी क्राइसिस। नाउ फंड डाइवर्जन एलिगेशन, अब इनके ऊपर एलिगेशंस लगने लग गए कि भाई अबाउट मनी बीइंग रूटेड टू प्रमोटर लिंक एंटिटीज इंस्टेड ऑफ लेजिटिमेट बोरोवर्स। ठीक है, लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि प्रमोटर तो चोर है, ठीक है, वो पैसे घुमा रहा है लोन के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें होने लग गई। एक बहुत ही छोटा सा इंसाइट है यहाँ पे नीचे, आप देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। द लिक्विडिटी क्राइसिस दैट हिट द एनबीएफसी सेक्टर आफ्टर आईएलएफएस वाज लाइक अ लिटमस टेस्ट। ठीक है, इट वाज लाइक अ लिटमस टेस्ट। ठीक है, क्या रिवील करता था ये टेस्ट? इट रिवील विच कंपनीज हैड बिल्ट सॉलिड फाउंडेशन एंड विच हैड बीन प्रिपेयरिंग ओवर प्रॉब्लम्स। डीएचएफएल फेल्ड द टेस्ट स्पेक्टेकुलरली। ठीक है, डीएचएफएल ये टेस्ट फेल हो चुका था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी है जिसका बेस बहुत स्ट्रांग है, जो रियल बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उस वो कभी भी उसके पास लिक्विडिटी क्रंच नहीं होगा। समझो बात को। अगर जो फंडिंग करने वाली कंपनीज हैं, जो फंड करते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, या जो लेंडर्स होते हैं, अगर उन्होंने मना भी कर दिया कि भाई हम आगे पैसा नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी हिल जाएगी। ठीक है, वो काम तब भी अपना करेगी। क्यों? क्योंकि उसका बेस बहुत स्ट्रांग है। दे आर रियली इनटू द बिजनेस। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है यहाँ पे कि आईएलएफएस का फेलियर इट वाज लाइक अ लिटमस टेस्ट। ठीक है, जो कि ये दिखाता था कि कौन सी कंपनी है जो सॉलिड फाउंडेशन के साथ मार्केट में है, और वो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनका कोई बेस ही नहीं है। तो डीएचएफएल बैडली फेल्ड द टेस्ट, और इन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारा तो बेस ही स्ट्रांग नहीं है। नाउ द प्रॉपर एलिगेशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 बड़े मेजर एलिगेशंस हैं इनके ऊपर। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, फेक बोरोवर्स क्रिएटेड। ठीक है, हुआ क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ फिक्टिशियस लोन अकाउंट्स ओपन कर दिए गए थे ऐसे नाम पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या फिर डमी बोरोवर विद नो इंटेंशन ऑफ रीपेमेंट। अब ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, आप ध्यान से समझना कि इनका एनपीए क्यों बढ़ रहा था। भाई एनपीए तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही ना, जब आप फेक लोन डिसबर्स करोगे। आप ऐसे लोगों को लोन दे रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो रीपेमेंट कहाँ से करेंगे? समझना बात को। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एनपीए वाज राइजिंग। करेक्ट। दूसरा जो मेजर एलिगेशन था दैट वाज शेल कंपनी नेटवर्क।
entire ecosystem of dummy companies created solely to receive loans and funnel money to promoters. शेल कंपनीज, डमी कंपनीज बनाई गई और उनके नाम पे लोन किया गया ताकि वो लोन के पैसे को रूट किया जा सके टू प्रमोटर्स। आप सोचो कितना गंदा काम चल रहा था पूरे के पूरे कंपनी के अंदर। एंड ये वो समय है जब DHFL एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड बन चुका था। तो आज के टाइम पे अगर आप न्यूज़ में कोई कंपनी के बारे में सुन रहे हो या फिर आपको अपने मन में ऐसा लग रहा है कि यार ये फलाना कंपनी तो बहुत अच्छी ब्रांड है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी ब्रांड है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू शुड डू प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द कंपनी, करेक्ट। और वो चीज़ आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर। एंड अगर आप एक फाइनेंस स्टूडेंट हो जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है या फिर इक्विटी रिसर्च की तरफ अपना करियर बनाना चाहता है, देन यू शुड ऑल्सो लर्न टू रिसर्च एंड एनालाइज द कंपनी इज, करेक्ट। नाउ जो तीसरा सबसे बड़ा मेजर एलिगेशन था दैट वाज प्रमोटर लिंक्ड एंटिटीज, ठीक है। वही हो गया फंड्स, यहाँ पे शेल कंपनीज बना दी, यहाँ पे ऐसे कंपनीज को लोन दिया जा रहा था जो किसी ना किसी वे में प्रमोटर के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। एंड मैसिव फंड साइफनिंग, बिलियंस ऑफ रुपीज डाइवर्टेड फ्रॉम द लेजिटिमेट बिजनेस इनटू प्रमोटर कंट्रोल्ड वेंचर एंड पर्सनल यूज। तो ये सारी चीजें हो रही थी, ये 4 एलिगेशंस लग चुके थे इनके ऊपर। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हाउ द फ्रॉड वर्कड। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि फ्रॉड कैसे एग्जीक्यूट करा गया। तो सबसे पहले क्रिएटिंग शेल कंपनीज, ये हमने देखा था, फर्जी कंपनीज बना करके फेक एड्रेसेस पे एंड नॉमिनल कैपिटल के साथ, छोटे छोटे कैपिटल के साथ कि यार ठीक है 10 लाख 5 लाख रुपए इनिशियल वर्किंग कैपिटल लगा के हमने ये कंपनी बना दी है, जो कंपनी कुछ नहीं है, केवल प्रॉपर पे कंपनीज हैं, ठीक है, केवल प्रॉपर पेपर पे कंपनीज हैं, ठीक। 100 of dummy companies registered with fake addresses and nominal capital appearing legitimate on paper but having no real business operations or purpose, correct, number 1। step number 2, sanctioning fake loans। अब ये जो सेल कंपनीज बनी थी इनको लोन सैंक्शन करना। DHFL own loan approval system used to sanction large loans to these cell entities, often with minimal due diligence or bypassing normal credit checks, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, ये कब होता है? फॉर एग्जांपल कोई रियल बिजनेस आपके पास आया कि भाई मुझे लोन चाहिए, ठीक है, ये मेरा काम है और ये प्रोडक्ट या सर्विसेज मैं बनाता हूँ, ठीक है, या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ एंड आई नीड फंड्स टू एक्सपांड माय बिजनेस, ठीक है। अब आप क्या करोगे? ड्यू डिलिजेंस करोगे, आप कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में देखोगे, आप उनका क्रेडिट हिस्ट्री एनालाइज करोगे, ठीक है। आप एज अ लेंडर ये चेक करोगे कि उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, क्या वो पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। आप सारी चीज़ें देखोगे, आप उनका इनकम देखोगे, आप उनका रेवेन्यू देखोगे, ठीक है, आप उनका सेल्स देखोगे, आप उनका टर्नओवर देखो, सारी चीज़ें, एवरीथिंग, लाइबिलिटीज देखोगे, एग्जिस्टिंग लोन्स कितनी है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फेक लोन्स दिए जा रहे थे, प्रमोटर्स को भी पता था कि पैसा घूम फिर के मेरे ही जेब में आना है, तो ड्यू डिलिजेंस बहुत ही मिनिमल करा गया और बाईपास कर दिया गया पूरा का पूरा क्रेडिट चेक, ठीक है। स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3, showing legitimate borrower। Now these cell companies presented as genuine customers in DHFL's book, ठीक है। अब ऐसा भाई वो तो करना ही पड़ेगा। अब आपने लोन दिया है, बुक में आप उसको दिखाओगे तो आपको ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि लोन किसको दिया है, तो वहाँ पे तो ऐसा कस्टमर प्रेजेंट करना ही पड़ेगा फेक कंपनी को भी। नाउ these cell companies presented as a genuine customer in DHFL's book, creating the appearance of healthy loan book growth and diversification, ठीक है, जिससे इनका बुक में पेपर पे ये भी एक देखने वाली बात थी कि बड़ा अच्छा काम कर रहे थे ये लोग कि इनका लोन बुक जो है वो बढ़ता जा रहा था लगातार। बट साइमल्टेनियसली इनके एनपीएस भी बढ़ते जा रहे थे। उसका रीज़न यही था कि फेक क्लाइंट्स थे और वो फेक क्लाइंट्स कभी भी रीपेमेंट करने वाले नहीं थे, तो क्लाइंट्स भी बढ़े और एनपीएस भी बढ़े, ठीक है। नंबर 4, डाइवर्टिंग फंड।
Immediately after loan disbursed, money transferred to promoters controlled account and businesses often through multiple layers to obscure the trail. ठीक है, मल्टीपल लेयर्स के थ्रू पैसे को ट्रांसफर करा गया ताकि ट्रेल ट्रैक नहीं किया जा सके। ठीक है, हाइडिंग रियलिटी, sophisticated accounting techniques used to hide the true financial condition from auditors, regulators and investors through circular transactions। तो ये सारे स्टेप्स थे जिस तरीके से फ्रॉड को एग्जीक्यूट करा गया। बट इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है फॉरेंसिक ऑडिटर की। ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिटर। अब फॉरेंसिक ऑडिटर करता क्या है? फॉरेंसिक ऑडिटर फॉरेंसिक अकाउंटिंग की ऑडिट करता है। ठीक है, वो केवल ये नहीं चेक करता है कि यार मान लो एक कोई कंपनी है, वहां पे वो लोग गए ऑडिट करने। ठीक, अब वो अकाउंट चेक कर रहे हैं कंपनी का, वो ये नहीं देखेंगे कि कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर आप में से जो लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो या फिर है, उनको पता होगा एक गैप नाम का कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग में, जिसको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, GAAP। तो जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऑडिटर है या फॉरेंसिक ऑडिटर है, वो ये नहीं देखेगा कि कंपनी गैप के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। दे विल डिग मोर डीपर। ठीक है, वो क्या देखेंगे? वो आपके एक ट्रांजेक्शन अगर कोई आपने करा हुआ है तो उस ट्रांजेक्शन की पूरी ट्रेल को देखेंगे, लास्ट माइल तक चेक करेंगे कि कहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, वही काम यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने भी करा। थाउजेंड्स ऑफ सस्पिशियस अकाउंट्स, जब उन्होंने डिगिंग करनी चालू करी तो उनको पता चला, फॉरेंसिक टीम आइडेंटिफाइड ओवर 10,000 लोन अकाउंट्स विद रेड फ्लैग्स। ठीक है, 10,000 ऐसे लोन अकाउंट थे जिनमें उनको रेड फ्लैग दिखा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन 10,000 अकाउंट्स में। मेनी टू एंटिटीज विद नो रियल बिजनेस ऑपरेशंस और रीपेमेंट कैपेसिटी। वही जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप ड्यू डिलिजेंस करते हो, अगर आप कोई एक जेन्युइन क्लाइंट को लोन दे रहे हो तो आप देखोगे ना कि यार रीपेमेंट कैपेसिटी है भी कि नहीं है, उसकी रियल बिजनेस है भी कि नहीं है। ठीक है, फाउंडर कौन है, कंपनी का CEO कौन है, MD कौन है, सारी चीज़ें आप चेक करोगे। बट यहाँ पे हुआ क्या था, क्योंकि मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व था, वाधवा ब्रदर ही इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में, प्रमोटर्स ही इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे तो ड्यू डिलिजेंस किया ही नहीं गया। ठीक है, और फर्जी लोन डिसबर्स कर दिया गया। बट अब जब फॉरेंसिक ऑडिटर आया है तो वो फॉरेंसिक ऑडिटर कह रहा है भाई ये 10,000 लोन ऐसे डिसबर्स किए गए हैं 10,000 लोगों को जहाँ पे मुझे दिक्कत लग रही है। ठीक है, इन 10,000 में से ऐसे लोग हैं या 10,000 ही ऐसे हैं जो जिनका ना कोई रियल बिजनेस है, ठीक है, ना कोई रियल ऑपरेशंस है, ना तो इनकी रीपेमेंट कैपेसिटी है। तो पहली चीज़ तो ये पकड़ी इन्होंने। दूसरा, कनेक्टेड एंटिटीज़, 300 सेल कंपनीज ट्रेस करी गई। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ओवर 300 सेल कंपनीज ट्रेस्ड बैक टू प्रोमोटर लिंक्ड बिजनेसेस थ्रू कॉमन एड्रेस डायरेक्टर्स एंड ट्रांजैक्शन पैटर्न्स। जहां पे डायरेक्टर भी एक ही डायरेक्टर 300 कंपनी का डायरेक्टर है। ठीक है, ट्रांजैक्शन पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, एक ही टाइम पे पैसे आ रहे हैं सबके पास, एक ही टाइम पे सारे लोन ले रहे हैं और एक ही टाइम पे सारे का लोन डिसबर्स हो रहा है और सारों के बिजनेस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं एक ही समय पे। तो ये सारी चीज़ें पकड़ी गई। ठीक है, सर्कुलर ट्रांजेक्शन एंड फंड डाइवर्जन स्केल। ठीक है, अब सर्कुलर ट्रांजेक्शन का मतलब वही है कि फंड रूट किया गया था थ्रू शेल कंपनीज, देन क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, इलेजिटिमेट था जो कि उसको लेजिटिमेट की दिखाया गया, ऐसा दिखाया गया बेसिकली। तो फंड डाइवर्जन स्केल क्या था, क्या किस लेवल का ये मामला था सारा? तो एस्टिमेट सजेस्ट ओवर 30,000 crores systematically diverted from DHFL to promoter controlled entities over several years। मतलब बहुत ही कैलिब्रेटेड मैनर में ये काम किया गया। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे के सारे लोन, फेक लोन्स डिसबर्स कर दिए गए और प्रोमोटर्स के अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, विच इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बहुत ही कैलिब्रेटेड मैनर में टोटल 30,000 करोड़ का घोटाला किया गया। ठीक है, नाउ की फॉरेंसिक रेड फ्लैग। पहला रेड फ्लैग ये था कि भाई जिनको लोन दिए गए उनका कोई रियल बिजनेस ही नहीं था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोन बुक मिले या फिर लोन अकाउंट मिले जिनका एड्रेस बिल्कुल सेम था।
ठीक है, अप्रूवल बहुत तेजी से करी गई, स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस करा गया, ठीक है, क्रेडिट चेक्स को बाईपास करा गया। तीसरा, राउंड ट्रिपिंग, मनी को पैसे को घुमाया गया, ठीक है, कहाँ घुमाया गया, प्रोमोटर्स के अकाउंट में घुमाया गया थ्रू डिफरेंट चैनल्स। करेक्ट। नाउ मुद्दे की बात यह है कि लेसन्स फॉर इन्वेस्टर्स, यू एज अ इन्वेस्टर व्हाट यू नीड टू लर्न। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अभी तक तो सारा कहानी था, मुद्दे की बात ये है। तो द DHFL स्कैंडल ऑफर्स क्रूशल लेसन फॉर एनीवन इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हाई ग्रोथ कंपनीज। वही मैंने बोला ना कि आज के टाइम पे जो भी आप न्यूज़ में देख रहे हो कि यार ये कंपनी तो बहुत बढ़िया कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बढ़िया कर रही हो। अचानक से किसी दिन आप उसके बारे में न्यूज़ सुनोगे और वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी, टॉप टू बॉटम, टाइम नहीं लगेगा जरा सा भी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दीज वार्निंग साइंस कैन हेल्प इन्वेस्टर अवॉइड सिमिलर डिजास्टर्स। सो एनालाइज बैलेंस शीट क्वालिटी। कैसे करोगे आप? डोंट जस्ट लुक एट टोटल एसेट्स, एग्जामिन द कंपोजिशन। ठीक है, हाई ग्रोथ इन लोन बुक, मान लो आप किसी एक ऐसे कंपनी का रिसर्च कर रहे हो या फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो और आप पहले रिसर्च कर रहे हो उस कंपनी के बारे में, जो कंपनी NBFC है, सिमिलर इसी कैटेगरी की कंपनी जिस कैटेगरी की DHFL थी, तो आप कैसे करोगे एनालाइज एसेट उसके बैलेंस शीट को? आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर लोन बुक में ग्रोथ हो रहा है और साथ ही साथ NPAs भी बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं पहले 200 लोगों को लोन देता था, वहाँ पे मेरे पास 3 NPA थे, 200 लोगों में से 3 NPA थे। अब अगर मैं 400 लोगों को लोन दे रहा हूँ, तो मेरे जो NPA हैं वो ऑन एन एवरेज 5 या 6 होने चाहिए। ठीक है, मोटा माटी रेशियो ठीक है। बट पहले मैं 200 लोगों को लोन देता था, मेरा NPA 3 था। बट अभी मैं 600 लोगों को लोन देता हूँ और मेरा NPA 3 से 150 है, तो कहीं ना कहीं वो एक रेड फ्लैग है ना। मतलब मैं कुछ ऐसे लोन्स दे रहा हूँ जहाँ मुझे ऑलरेडी पता है कि रीपेमेंट नहीं होगा और दैट विल बिकम NPA। करेक्ट, यही सेम हुआ था यहाँ पे DHFL के केस में। सेकंड, वॉच फॉर अनयूजुअल ग्रोथ। कभी भी दिस इज एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ कंपनी। ठीक है, ऑल कंपनी, ऑल स्टॉक्स, नॉट लिमिटेड टू NBFC ओनली। अगर आपको सडन ग्रोथ दिख जाए बिजनेस में, तो उसको ध्यान से देखो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग वाला जो लेंस था वो पकड़ लो और उससे चेक करो कि भाई ऐसा अचानक से क्या कर दिया कि बिल्कुल ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो गया। करेक्ट। पॉइंट नंबर 3, चेक प्रमोटर गवर्नेंस। यार देखो, कॉरपोरेट गवर्नेंस तो एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको कम से कम 10 से 15 दिन देना चाहिए, केवल और केवल कॉरपोरेट गवर्नेंस पे। चेक करो जो प्रमोटर है उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, कहीं कोई पॉलिटिकली कनेक्ट तो नहीं है, पॉलिटिकली एक्सपोज तो नहीं है। ठीक है, आप उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखो, सारी चीज़ें देखो, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ में आप अपना पैसा दे रहे हो। ठीक है, उस यार आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप तो जा करके बिजनेस रन करोगे नहीं। यू आर इन्वेस्टिंग इन दी कंपनी क्योंकि आपको ट्रस्ट है उसके प्रमोटर पे कि भाई वो एक अच्छा आदमी है, अच्छा काम करेगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, साथ ही साथ मेरा पैसा ग्रो होगा। तो उस आदमी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस, अब सोचो DHFL के केस में जो प्रमोटर्स थे वही फ्रॉड थे, तभी जाकर के इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। करेक्ट। नाउ बीवेयर ऑफ ओपैक स्ट्रक्चर। ओपैक का मतलब क्या होता है? ओपैक का मतलब होता है धुंधला, इनविजिबल। ठीक है, क्लियरली नहीं दिख रहा है, नॉट क्लियर एट ऑल। तो बीवेयर ऑफ ओपैक स्ट्रक्चर या फिर कॉम्प्लेक्स। ओपैक को कॉम्प्लेक्स, देखो कॉर्पोरेट में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर है तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ वहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा ना, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम हो जाएगी और जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होंगे, ठीक है, जो कि DHFL के भी केस में थे, लिंक्ड एंटिटीज ट्रांजेक्शन्स, उनको हाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप एक कंपनी का एनालिसिस करो, आप स्ट्रक्चर
अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, देन यू शुड बी लिटिल मोर अवेयर, ठीक है, या फिर लिटिल मोर अलर्ट। तो कंक्लूज़न क्या है? तो भाई कंक्लूज़न ये है कि DHFL case stand as a stark reminder of how financial manipulation can destroy even the largest institutions. What began as the legitimate business serving millions of families transformed into one of India's most elaborated corporate fraud. ठीक है, the scandal exposed critical weaknesses in India's corporate governance framework, audit processes, and regulatory oversight, but it also demonstrated the crucial role of forensic accounting in uncovering hidden fraud and bringing perpetrator to justice. तो यार देखो, सिंपल सी बात है, तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, ग्रोथ विदाउट गवर्नेंस इज डेंजरस। अगर ग्रोथ आए जा रही है लेकिन कंपनी का मालिक जो कंपनी चला रहा है वो नका रहा है, उसको कुछ अता पता ही नहीं है, तो मतलब समझ लो गड़बड़ घोटाला है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज इसेंशियल हमेशा, ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स मस्ट बी विजिलेंट केयरफुल। करेक्ट। सो आई होप आपको ये ब्रेक डाउन, ये DHFL का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।